Assalamu alaikum ji everyone. I hope you people are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel Phycraft. So students, in this lecture, we are going to start our new article, that is momentum. So let's start from the first slide. स्टूडेंट्स, ये हैं किंग बाबर आजम, जिनकी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव पूरी दुनिया में मशहूर है। जब ये कवर ड्राइव लगाते हैं तो अपने गैर भी तारीफ किए हुए बगैर नहीं रह सकते। इनकी शॉट में क्या ऐसा मोमेंटम है, क्या ऐसा इम्पल्स है, इस चैप्टर में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में द ग्रेट किंग कोहली हैं और एंडरसन को शायद अपनी तेज़ तरीन जो सेंचुरी इन्होंने लगाई थी वो याद रहे ना रहे। ये जो छक्का है किंग कोहली की तरफ से, ये इनको ज़रूर याद रहेगा। और इसकी रीज़न है कि बहुत ही खूबसूरती से मोमेंटम क्रिएट किया गया है इस शॉट के अंदर। बहुत ही एक हाई क्वालिटी इम्पल्स क्रिएट हुआ है इस शॉट के अंदर। वो किस तरह से क्रिएट हुआ है, क्या ऐसी लॉजिक है, हम इस टॉपिक में, इस मोमेंटम के चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे। और अगर आपने एक प्रोफेशनल एटीट्यूड सीखना है डियर स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में, अपने करियर में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोहली से बेहतर आपको कोई सिखा पाएगा। इसके बारे में ज़रूर सर्च कीजिएगा। इसके बाद ही जैसे ही हम क्रिकेट की कुछ और मज़ीद कैचेस को देखते हैं, तो फिलहाल लेफ्ट वाली देखिए, अभी राइट साइड नहीं देखिएगा। लेफ्ट वाली जो डायग्राम में आपको एक ऑस्ट्रेलिया का कीपर एक बॉल को कैच करता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं, अगर आप इसके हैंड्स को दोबारा ध्यान से देखें तो ये जब बॉल आती है स्टूडेंट्स, तो ये अपने हाथ को, अपने हैंड्स को बैक साइड की तरफ पुश करता है। क्लियर? दोबारा देखिएगा, अपने हैंड को ये बॉल की मूवमेंट के साथ बैक साइड लेके जाता है। और अगर बैक साइड ना लेके जाया जाए तो हाल कुछ इस तरह होता है जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने ये कैच को ड्रॉप करके हमारे हाथों से मैच ही निकलवा दिया। बहरहाल मजाक अपनी जगह, हम सिर्फ इंटरेस्टिंग बना रहे हैं इस लेक्चर को। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप बर्ड्स डैब्रेस को देखें तो ये एक छोटा सा बर्ड जो है ये बुरी तरह फेल कर देता है एयरक्राफ्ट्स को। क्लियर? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर एक बर्ड आपके सामने किसी भी चीज़ को हिट करे तो उस चीज़ का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर यही एयरक्राफ्ट एक उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को हिट कर जाए तो किस तरह से उस एयरक्राफ्ट में डिस्ट्रक्शन आ जाती है, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। हम मज़ीद इस टॉपिक को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। हमने बहुत दफ़ा न्यूटन क्रैडल्स को देखा होता है। एक छोटा सा हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया होता है अपने स्कूल्स में, जिसमें हम देखते हैं कि जो सेंटर बॉल है ये कभी मूव नहीं करती, लेकिन साइड से ये जो बॉल्स हैं ये पोजीशंस को चेंज करके ऑसिलेशन करती रहती हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे, किस तरह से मोमेंटम शिफ्ट होता है, हम इस चैप्टर के अंदर ज़रूर देखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सप्लोजन को देखें तो इसमें भी मोमेंटम क्रिएट होता है। तो बात को अब शॉर्ट करते हैं और सीधा हम डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं मोमेंटम की। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जिस तरह से हम डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, तो हम जैसे ही दो फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं और उनका कंबाइन इफेक्ट स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, हम उस कॉम्बिनेशन को, उस फार्मूला को एक नया नाम दे देते हैं। क्लियर? क्या मतलब निकला? शायद बात थोड़ी सी मुश्किल हो गई हो, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही हम वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टाइम से स्टूडेंट्स, तो इसको हम एक्सेलरेशन का नाम, एक नया नाम दे देते हैं। इसी तरह हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो इसको हम स्टूडेंट्स स्पीड नाम दे देते हैं। इसके अलावा F = m में जब मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम एक नया नाम दे के स्टूडेंट्स रिजल्टेंट फोर्स का नाम दे देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स मोमेंटम में जिन दो वेरिएबल्स को हम, जिन दो फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं, तो बेटा वो जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है, एक मास होता है और एक आपके पास वेलोसिटी होती है। हम जब इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके इनका इफेक्ट स्टडी करते हैं तो इनके इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। सो मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन अपने पास लिख लीजिएगा, और जब भी आपने एग्जाम से P4 में डेफिनेशन लिखनी है तो आंसर स्कीम के मुताबिक और IGC पैटर्न के मुताबिक आपको यही डेफिनेशन लिखनी है कि मोमेंटम इज बेसिकली द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड by its velocity. Clear students? That's mean दो फैक्टर इस टाइम एट द सेम टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक मास स्टूडेंट्स और दूसरी क्या चीज है?
वेलोसिटी है। तो ये ऐसे नहीं हो गया स्टूडेंट्स, इसको अगर हम मजीद थोड़ा सा डेप्थ में देखें, अगर मुझे आंसर लाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे पास एक फैक्टर है 3 × 2, द आंसर इज ऑब्वियसली 6। क्लियर? तो अगर मैं इस 3 को इंक्रीज करके स्टूडेंट्स 5 कर दूं तो आंसर मेरे पास तब भी इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात होगी। दैट्स मीन 3 को मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। अगर मैं 3 को 3 ही रहने दूं और 2 को मैं 4 कर दूं तो आंसर फिर अगेन मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। सो अगर मैं किसी भी फैक्टर को इंक्रीज करूंगा, चाहे वो मास हो चाहे वो वेलोसिटी हो, तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और अब डेप्थ में समझते हैं। इस एनिमेशन में देखिए स्टूडेंट्स, इस इमेज के अंदर आपको एक कार नजर आ रही है जिसका जो मास है वो है बेटा कितना है, 15 kg। तो आप जब इसको ऑब्जर्व करते हो तो इसके नीचे लिखा हुआ है नो मोमेंटम। इसका मतलब है सिर्फ मास का होना मोमेंटम नहीं है, मास के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने का नाम मोमेंटम है। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स वो कितना है, 0 है। ओके, यही कार स्टूडेंट्स जिसका मास 15 kg है, अब ये वेलोसिटी से मूव कर रही है 10 मीटर/सेकेंड। सो अब हम कह रहे हैं इसका जो मोमेंटम है वो मोर मोमेंटम है। दैट्स मीन एज कंपेयर टू द फर्स्ट कंडीशन, दिस टाइम मोमेंटम इज मोर। क्लियर? इस टाइम कुछ मोमेंटम है ऑब्वियसली। लेकिन जैसे ही इसी कार को हम 20 मीटर/सेकेंड की स्पीड से मूव करवाते हैं तो आपने देखा कि इस टाइम मोमेंटम सबसे ज्यादा है। सो इसका मतलब क्या निकला स्टूडेंट्स के मोमेंटम बेसिकली 2 चीजों पे बेस कर रहा है, एक है मास और एक है स्टूडेंट्स वेलोसिटी है। आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए चाहे उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें या चाहे उसी ऑब्जेक्ट का जो मास है आप वो इंक्रीज कर दें, मोमेंटम दोनों कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक दफा फिर डेफिनेशन स्टूडेंट्स पढ़ ले। मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का कंबाइन इफेक्ट है। सो ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर द मोमेंटम, ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम। दैट्स मीन दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप इन दोनों में से जिसका भी आप जिसकी भी वैल्यू आप बेटा इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस फार्मूला को दोबारा एक दफा लिखते हैं, P = mv। अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं स्टूडेंट्स तो यूनिट क्या निकलेगा, मास का यूनिट kg, वेलोसिटी का यूनिट मीटर/सेकेंड। दैट्स मीन द यूनिट फॉर मोमेंटम इज kg मीटर/सेकेंड। और वी कैन ऑल्सो से दैट द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड। अब स्टूडेंट्स ये न्यूटन सेकेंड कहां से आया, इसमें ज्यादा आपने परेशान नहीं होना, इसको एज इट इज याद करना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जिसकी हेल्प से हम ये यूनिट को ड्राइव कर लेंगे। बाकी अगर आप कुछ स्टूडेंट्स इसी यूनिट से ये यूनिट ड्राइव करना चाहें तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये आप ए लेवल में जाके सीख लेंगे। अभी भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इसको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर? ओके जी। सो अगेन द मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, वेक्टर के साथ, तो आपको आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। क्लियर? स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में मिलेगा। इसी तरह अगर आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली तभी आपका आंसर वेक्टर में आएगा। क्लियर? ठीक हो गया? लेकिन अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, वो इंशाल्लाह आप हायर क्लासेस में स्टडी कर लेंगे। कभी चीज स्केलर बन जाती है, कभी वेक्टर बन जाती है। सो स्टूडेंट्स हम समराइज करते हैं, हमने इस स्लाइड में और कुछ भी नहीं सीखा, हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और इसके साथ इसका फार्मूला और यूनिट याद करना है। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर/सेकेंड और न्यूटन सेकेंड याद कर लें, ये ज्यादा यूज होता है। और इसके साथ साथ जो फार्मूला बन रहा है मोमेंटम का, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स P = mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें आपने मोमेंटम फाइंड आउट करना है। लेट्स से दैट द मास इज 2 kg एंड दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर/सेकेंड। सो अगर आप स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करें बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, सो आपके पास इजीली मोमेंटम आ जाएगा 80 किलो जूल मीटर/सेकेंड और 80
न्यूटन सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने लगे हैं, और जो मैंने आपको स्टार्ट में कुछ क्रिकेट की चीज़ें बताई, उन सारों का जो रिलेशन है स्टूडेंट्स वो इसी टॉपिक से निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम कहते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज मोमेंटम? Momentum is product of mass and velocity. But what is impulse? Impulse is the change in momentum. क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रंट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसकी, और इसके पास इस टाइम स्टूडेंट्स जो मोमेंटम है फॉर एग्जांपल वो कितना है 10 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स वो कितना हो गया है 15 न्यूटन सेकेंड। इसका मतलब है कैसे चेंज हुआ? ऑब्वियसली कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट अप्लाई हुई होगी, किसी से कोलाइड किया होगा, कोई इस पे वर्क डन किया होगा किसी ने, तो तभी तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ। कितने से कितना हो गया? 10 से 15 हो गया। सो अब अगर हम सिर्फ मोमेंटम में चेंज को कैलकुलेट करेंगे, इंपल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 15 माइनस 10 इट्स 5. So 5 is basically the impulse that is represented by the symbol that is delta P, where delta is basically the small change in momentum. Okay, clear? So आप again देख लो, momentum is the change in momentum. A body having mass m moving with velocity u, initial velocity को हम u से represent करेंगे. Clear? After some time its velocity increases up to v, then we can write, okay, इस condition को हम दोबारा से जरा बना लेते हैं कि इमेजिन करें एक बॉडी है हमारे पास और वो मूव कर रही है स्टूडेंट्स। एक दफ़ा दोबारा देख लें बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है स्टूडेंट्स m है, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये इस टाइम मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स मीन वेलोसिटी एट द फर्स्ट कंडीशन और द फर्स्ट इंटरवल, इट्स वेलोसिटी इज u। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको आप u से रिप्रेजेंट कर लें। ये मूव कर रहा है, इसके ऊपर किसी ने कोलाइड किया, कोई वर्क डन हुआ जिसकी वजह से इसका जो मोमेंटम था, इसकी जो वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स वो अब चेंज हो गई। अब इसकी वेलोसिटी है स्टूडेंट्स कितनी है? v है। क्लियर? इन दोनों के ऊपर एरो हेड डाल दीजिएगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि दोनों जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बोल्ड लेटर में लिखना होगा। क्लियर? नाउ इंपल्स और द चेंज इन मोमेंट। ओके, अब अगर इस स्टेट का मोमेंटम फाइंड आउट करूं, पहली स्टेट का, तो इसको मैं कहूंगा pi, that's momentum for the initial condition. And how you can write the momentum? Momentum is basically product of mass and velocity. So now this time the velocity is the initial velocity, so you can write pi is equal to mu, that's mean initial momentum is mu. Understand? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, mass multiply velocity, but this time the velocity is the final velocity, so you have to multiply pf is equal to product of mass and velocity. Okay, so this time pf is final momentum and now the velocity is the final velocity that is represented with v and the initial velocity is represented with u. Okay, so अगर मैं कहूँ कि मुझे चेंज निकाल के दिखाएं, so आप चेंज कैसे निकालेंगे? डेल्टा p is equal to pf minus pi. Okay, so delta p is equal to what is pf? It's mv. What is pi? It's mu. सो इसको आप रीअरेंज करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, m कॉमन ले ले बेटा, v माइनस u, यही हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई कंफ्यूजन हो, इसको हम रिपीट कर लेंगे। वैसे बहुत सिंपल है, मोमेंटम इज p इज इक्वल टू mv, बट व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, दैट्स मीन दो कंडीशन आपको बताई जाएंगी, एक आपको इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, एक आपको फाइनल वेलोसिटी दी जाएगी, और आपने करना क्या होगा? आपने दोनों को माइनस कर देना होगा। सो इंपल्स इज mv minus u, and we can represent m impulse with delta p, where delta is change. ये सिंबल शो करता है किसको स्टूडेंट्स? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यहाँ मैंने pf लिख दिया है, pi लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है p2 p1 लिखा हुआ है, तो आपकी अपनी मर्जी है। इस स्टेट को आप क्या कर लो? 1 कर लो, इसको क्या कर लो स्टूडेंट्स? इसको आप स्टेट नंबर 2 कर लो। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं। बस मेन फोकस आपको आई होप सो के समझ आ गया होगा कि पहले आपने क्या ले लिया, कंडीशन 1 में वेलोसिटी कुछ और है, कंडीशन 2 में वेलोसिटी कुछ और है। गुड, इसके भी हम पास्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एंड मोमेंटम। स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए
मैं स्टार्ट करता हूँ एक फार्मूला से, और वो फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर? यहां पे अगर मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट करूं स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। आई होप सो आपको याद होगा। क्लियर? इसको मजीद रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। एग्री? नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो स्टूडेंट्स ये क्या है और ये क्या है? ये तो अभी पढ़ा है पिछले केस में, F इज डेल्टा P डिवाइडेड बाई T। ये तो ऊपर वाला तो इंपल्स बन गया। सो इसका मतलब है कि अब हम स्टूडेंट्स फोर्स को डिफाइन करेंगे with respect to the rate in change in momentum. So we can define force. Force is the rate of change in momentum. Students, जब भी बेटा ये rate का वर्ड आता है, that's mean आप जो नेक्स्ट वेरिएबल है या नेक्स्ट फैक्टर है उसको टाइम से रिलेट कर रहे हो, टाइम से चेक कर रहे हो कि टाइम के इंक्रीज होने से ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक करते हो और टाइम से फिर हम डिवाइड करते हैं। सो क्या डेफिनेशन निकली? फोर्स की बहुत सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, हमने फोर्सेस के चैप्टर में पढ़ी भी है और अभी हम मजीद भी पढ़ेंगे। तो आज हम जब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, या आप अगर P4 में आईजीसी में ए लेवल में अगर आप ये लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब फुल नंबर 4 मिल जाएंगे आपको फोर्स की इस डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन क्या निकली? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। What is momentum? P is equal to mv. What is impulse? It's the change in momentum. Okay? And what is force? Force is rate of change in momentum. That's mean rate of impulse. आप इस तरह कर लो तब भी ठीक है, या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आप तब इस तरह कर लो तब भी ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहां से मैं आपको कह रहा था ना कि आपने निकाल सकते हो, आप बेसिकली मोमेंटम का यूनिट निकाल सकते हो। आपको याद है मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सो F मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू डेल्टा P, और डेल्टा P इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो आपके पास बेटा यूनिट बन गया न्यूटन सेकंड बन गया। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो फोर्स है आपको इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। जब फोर्स का चैप्टर एक दफ़ा हम दोबारा उस पर फोकस करेंगे तो वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स को मैंने आपको शायद बताया भी हो कि नेट फोर्स भी कहते हैं, एवरेज फोर्स कहते हैं, इस किस्म के वर्ड्स हम इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते रहते हैं। ठीक है? सो इस फोर्स को आप एवरेज फोर्स भी कह सकते हो। तो यही फार्मूला अगर मैं दोबारा लिखूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एवरेज, एवरेज फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये नेट फोर्स है, इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। सो ये यूनिट हमने ये फार्मूला हमने पढ़ लिया और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। तो आपने देखा ना, ये फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ को ड्राइव करके मजीद मॉडिफाई करके ये जो फार्मूला आया है ये हमारे पास आया है। क्लियर? सो नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम इम्पल्स को मजीद थोड़ा सा डेप्थ से देखेंगे और फिर हम इंशाल्लाह कुछ पास पेपर क्वेश्चन करेंगे। आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।